बेसिक इन नेचर एंड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ये इनकी क्या हो गए, कुछ डिफरेंस हो गए, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ये किस तरह डिसिमिलैरिटीज शो करता है ग्रुप 1A के साथ। एंड दोनों के क्या होते हैं, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिट या शेल होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का 1 शेल है, ठीक है। 1 में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने की, और इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इट मीन्स ये क्या है, हाफ फिल्ड है। इन अ सिमिलर वे अगर मैं कार्बन देखूं तो कार्बन का वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड शेल है। और आपको पता है कि एल शेल के अंदर या सेकंड शेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कितनी होती है, 8 की होती है। तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इनके पास 4 मौजूद है। इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दोनों क्या है, इनके हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। नेक्स्ट आपके पास केमिकल नेचर, बोथ आर नॉन मेटालिक इन नेचर। कार्बन तो आपको पता है हमेशा वो नॉन मेटालिक के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जबकि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो मेटल के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है और नॉन मेटल के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सिमिलैरिटीज डिस्कस कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज बोथ आर नॉन मेटल इन नेचर। Electronegativity, as I have discussed in last slide, that electronegativity of hydrogen is approximately similar to the carbon family. So here is the point, both has almost similar electronegativity. Now reducing agent. Reducing agent is what? Which reduces other and oxidizes itself. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की आपके पास डिफरेंट डेफिनेशन है। आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिव भी बात कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव भी बात कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टाइम तो मैंने इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव समझाया था। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिव देखना चाहें तो आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिव कैसे इसको डील कर सकते हैं। So here is examples, like you can see here that we are saying that carbon and hydrogen both are reducing agent. It means ये कॉपर को या किसी और एलिमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, itself ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर ले तो वो उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस किया है, इट मीन्स ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉपर ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये इनकी हो गई रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव भी बताई थी। बस यहाँ पे एलिमेंट चेंज था, ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे एलिमेंट चेंज थी, ये वाली चीज यही थी। तो उस केस में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव बताया था कि कहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव याद करना चाहें आप इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली याद करना चाहें आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। Now next one is the organic compound. You know very well that what is organic compound. Organic compound is basic. यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन और कार्बन है, ये बोथ जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी कि हाइड्रोजन के बगैर और कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होता नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये भी इनकी एक सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज में आता है कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिसिमिलैरिटीज। First of all, here is a block. Hydrogen belongs to S block, while 4A group belongs to P block. आपको पता है कि हाइड्रोजन की क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा था, S ऑर्बिटल में जा रहा था, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, S ब्लॉक होगा। जबकि 4A ग्रुप में हमने किसकी एग्जाम्पल कंसिडर की, कार्बन की कंसिडर की,
और हमने वहां पे देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए आपके पास इसका ब्लॉक क्या होगा, p ब्लॉक होगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो आपके पास हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने डिफरेंट वे में सिमिलैरिटीज में रखा था। यहाँ पे मैंने दूसरे वे में यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास या ग्रुप 4a में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, हाइड्रोजन आपके पास डायटोमिक गैस की फॉर्म में होगा, जबकि ग्रुप 4a के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वो 1 होती है, जिसको हम मोनोवैलेंट कहते हैं। और कार्बन फैमिली की जो आपके पास वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, टेट्रावैलेंट होता है या 4 होती है। आपको पता है हाइड्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। और आपने कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे, लाइक फर्स्ट ईयर में हमने मीथेन डिस्कस किया था विच इज CH4, वो भी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी मोनोवैलेंट है, 1 वैलेंसी होती है, जबकि आपके पास कार्बन फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ये टेट्रावैलेंट कहलाता है। अनदर वन इज एटॉमिसिटी। आपके पास जो हाइड्रोजन है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है, जबकि आपके पास जो ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हैं जिसमें कार्बन मौजूद है, ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कार्बन की एक एग्जाम्पल डायमंड फॉर्म में मौजूद होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये बहुत ज्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यहाँ पर कार्बन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है, कार्बन के अलावा और एलिमेंट के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कहलाती है। तो किसी भी एटम की जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है वो उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। कार्बन के अंदर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अहम होती है। इट मीन्स ये अपने आप से ही बहुत सारे बॉन्ड बना लेता है और एक बड़ी बड़ी चेन कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन सिर्फ दो एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, डायटोमिक फॉर्म में होगा, जबकि आपके पास कार्बन 10, 12, 13, 14 कितने भी हो सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ we have discussed about the similarities and dissimilarities of hydrogen with 1a group as well as with 4a group. Now today's topic is the position of hydrogen with respect to 7a group, in which we will discuss about the similarities as well as dissimilarities. So first of all, here is the similarities. First one is atomicity. Both are present in diatomic form. Like hydrogen present in H2 form. In a similar way, all the halogens present in diatomic form. Here is the example of chlorine, in which chlorine is present in Cl2 form. In a similar way, it may be Br2, it may be I2. तो आपके पास हाइड्रोजन के जितने भी members हैं, it exists in diatomic form because the case is similar for both hydrogen and chlorine. Hydrogen wants 1 electron as well as halogen, in which we discussed chlorine here, wants 1 electron. So they will form covalent bond in order to stabilize itself. Now the electronic configuration. Hydrogen and halogen needs 1 electron to complete last shell, as I have discussed in this point. Chemical nature, both are non-metal in nature. Ionization potential, hydrogen has high ionization potential like halogen. Ionization potential आपके पास क्या होती है कि किसी भी एटम के गैसियस स्टेट में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहें तो उस वक्त आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसकी कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिएक्ट विद कार्बन
and form tetravalent compound. Like if I am talking about the hydrogen and carbon example, carbon reaction, so it will form methane, which is CH4. In a similar way, when the carbon combine with halogen like chlorine, so the formula will be CCl4. It means कार्बन के साथ चाहे हेलोजन आके लगे चाहे हाइड्रोजन आके लगे, वो कितने लगेंगे, 4 लगेंगे. Now formation of anion, both can easily form anion. और एनाइन कैसे होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर भी -1 चार्ज आता है और हेलोजन के ऊपर भी -1 चार्ज आता है. So when hydrogen gain 1 electron, it will form hydride, which is H negative. And in a similar way, when chlorine gain 1 electron, it will form Cl negative. अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक तो ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं जिसमें हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता हो. तो हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तकरीबन कार्बन फैमिली के अराउंड होती है. तो अगर ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन होता है तो इस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. और अगर ये कंबाइन होता है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो हमारे पास एक टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें आप यही देखेंगे जो कि हाइड्राइड्स का टॉपिक है कि किन किन ग्रुप के साथ रिएक्शन करने पर इस पे माइनस चार्ज आता है और किन ग्रुप मेंबर से रिएक्शन करने पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है. So it's all about the similarities of hydrogen with 7A group. First dissimilarity is of block. You know very well that hydrogen belongs to S block while 7A group belongs to P block. So it is the dissimilarity with group 7A. Now the electronic configuration. Hydrogen has 1 electron in last shell, but halogen has 7 electron in last shell. So you know very well, as the atomic number of hydrogen is 1, it means it is having 1 electron in their valence shell, and halogen belongs to 7A group, which shows that it has 7 electron in their last shell. Now coloration in state. हाइड्रोजन आपके पास कलरलेस होता है, जबकि आपके पास 7A ग्रुप के जो गैसेस होती हैं वो कलर होती हैं. तो आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर में हमने एग्जाम्पल भी किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें आपने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को उनके कलर से आइडेंटिफाई किया था. जब आप नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डालते थे तो पर्टिकुलर कलर आता था, जिसमें हेलोजन को हम कहते थे, वो क्लोरीन को कहते थे कलरलेस गैस आएगी, आयोडीन में हम कहते थे ब्राउनिश गैस आएगी. तो ये मोस्टली जितनी भी हेलोजन होते हैं ये कलर्ड गैसेस होती हैं, जबकि हाइड्रोजन आपके पास कलरलेस होता है. Now reducing agent, hydrogen is reducing agent while halogen are oxidizing agent, right? हाइड्रोजन के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख ली कि किस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, जबकि हेलोजन जो है आपके पास वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएंगे. वैलेंसी आपके पास हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है while halogen having variable valency. अब यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी कैसे होगी, हम तो बचपन से पढ़ते हुए हैं कि हेलोजन पे -1 चार्ज आता है और इसकी वैलेंसी 1 होती है. तो अगर आपको चैप्टर नंबर 7 याद हो फर्स्ट ईयर का, तो वहाँ पे हमने क्लोरीन के डिफरेंट कंपाउंड देखे थे, जिसमें हमने पर क्लोरेट डिफरेंट हमने उसके ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड देखे थे, और उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, यहाँ पर +5 चार्ज है, यहाँ पे +7 चार्ज है. तो हमने वहाँ पे 4 कैटेगरी डिस्कस की थी, जिसमें ऑक्सीजन ने कभी 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, क्लोरीन ने कभी 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, क्लोरीन ने कभी 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ था. तो वहां पर वो शो कर रहा था कि हेलोजन आपके पास वेरिएबल वैलेंसी वाले होते हैं. मोस्टली केस में ये -1 ही होती है,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंटली it will show -1 valency or one valency. It will have variable valency. Now stability of anion. anion of halogen in aqueous solution आपके पास स्टेबल होते हैं, जबकि anion of hydrogen in aqueous solution आपके पास अनस्टेबल आएंगे. इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास anion of hydrogen मौजूद है, जिसको हम हाइड्राइड भी कहते हैं. हाइड्राइड जब वाटर में मौजूद होगा तो ये क्या करेगा, वाटर आपको पता है कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है, ये बेस के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है. तो ये अपने प्रोटॉन देगा, और जब ये H पॉजिटिव आइन देगा तो ये H पॉजिटिव आइन और H नेगेटिव आइन कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन गैस बना लेंगे along with OH negative ion. So it's all about the position of hydrogen with respect to all these three groups in which we discussed about 1A group, 4A group and 7A group. So in last, what do you think, where should I place hydrogen? आप क्या recommend करते हैं? अभी तक हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मौजूद है तो उसके पास कंप्लीटली मतलब रिजेम्बलेंस होनी चाहिए. अगर एक भी डिसिमिलैरिटी होगी तो हम उसको वहां पे पुट नहीं कर सकते. लेकिन क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, elements were arranged on the basis of electronic configuration. So as it is having the valence electronic configuration which is 1s1, so on this basis we should place it on 1A group, यानी कि more appropriate इसकी जो position है वो 1A होनी चाहिए. तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इट शुड प्लेस इन 1A ग्रुप. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और आपके पास डिटेल क्वेश्चन आए तो आप कंक्लूजन डाल के लिख दीजिएगा कि अभी तक इसकी पोजीशन डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी शुड प्लेस इट in 1A group, as modern periodic table shows that the elements were placed according to their valence electronic configuration.